कोलकाता एक शहर जो सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना, ये बना है कहानियों से, यादों से और उन अनकहे एहसासों से जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यही एहसास समेटे हुए है सत्यव्यास का उपन्यास उफ कोलकाता। ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, दोस्ती की, मोहब्बत की और एक ऐसे शहर की जो जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ कॉलेज की यादें हैं, प्रेम के किस्से हैं और कुछ अधूरे अफसाने भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इश्क मुकम्मल होता है? उफ कोलकाता एक ऐसा सफर जहाँ मोहब्बत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक एहसास बनकर रगों में दौड़ती है। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी को चलते हुए महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो परछाई जो आपको देख रही थी कहीं चली क्यों गई? शायद वो अब भी आपके पीछे खड़ी है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? एक ऐसा सफर जहां इश्क भी सांस रोक ले और डर भी। शिकस्ता मकबरों पे टूटती रातों को एक लड़की लिए हाथों में बरबत जोग में कुछ गुनगुनाती है। कहा करते हैं चरवाहे की जब रुकते हैं गीत उसके तो एक ताजा कब्र से चीख की आवाज आती है। अज्ञात नैना के लिए जो हर रात ठीक 3 बजे आकर मेरा लिखा मिटा जाती है। पाठकों के लिए जो हर रात 3 बजे के बाद भी मुझे लिखने का हौसला देते हैं। भाग 1 किस्साए तोता मैना। कोलकाता के हावड़ा जिले से हल्दिया की ओर जाते हुए एक औद्योगिक कस्बा कोलाघाट है। सड़क के एक ओर जहां अब विकास अपने पांव पसार रहा है, वहीं सड़क के दूसरी ओर जंगल और इनके साथ ही लगती हुई रेल लाइन कोलकाता को आगे की ओर जोड़ती है। दिन में भी वीरान रहने वाले इस इलाके की रात का मंजर तो डरावना हो ही जाता है। इन्हीं जंगलों में एक बरगद की टहनी पर बैठी एक मैना बहुत व्यग्र थी और बार बार भयातुर होकर अपने पंख फड़फड़ाई जाती थी। वहीं से उड़कर जाते हुए एक तोते ने जब उसे देखा तो वह भी उसी डाल पर आ बैठा। उसकी डाल पर आकर बैठते ही मैना अत्यधिक क्रोधित हुई और क्रोधावेश में ही चिल्लाई, ओ तोते, तू यहाँ कैसे बैठ गया? तोते को इस प्रकार के आचरण की आशा न थी। उसने तो सुन रखा था कि मैना बहुत मीठा बोलती है। वह पहले तो सक पकाया मगर फिर दिल कड़ा करते हुए बोला, अरे मैना, नाराज न हो, मैं इधर से गुजर रहा था, देखा कि तू भयभीत है, सोचा कि तू परेशान है। अब क्योंकि मैं भी परेशान हूँ इसलिए उतर आया कि दोनों साथी एक दूसरे की परेशानी सुन लेंगे। खबरदार, जो मुझे साथी कहा, मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ, सारे मर्द कुत्ते होते हैं। मैना गुस्से से बोली, मेरी बात सुन, सारे मर्द कुत्ते नहीं होते, कुछ तोते भी होते हैं। अब मुझे ही देख, मेरी क्या गलती है? मेरी तोती मुझे छोड़कर पड़ोसी के तोते के साथ भाग गई। भाग नहीं गई, उड़ गई। औरतों के लिए इल्जाम लाओ अपनी भाषा में पहले। तुम्हारी इसी मर्दवादी सोच से परेशान होकर भागी होगी। नहीं मेरी मैना, तोते ने इतना ही कहा था कि मैना ने फिर टोक दिया, खबरदार, जो मुझे मेरी कहा। सॉरी मैना, मगर वह मुझे इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि मैं हरे राम बोलता था जो उसे पसंद नहीं था। पड़ोसी का तोता भीगे होठ तेरे गाता था, बस इसी कारण से फुर्र हो गई। कहकर तोता उदास हो गया। उसकी बात सुनकर मैना भी एक हिस्सा पिघली मगर फिर शेष 99 हिस्सा कठोर करते हुए बोली, जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं मर्द जात पर भरोसा ही नहीं कर सकती। लेकिन मैना, मर्द जात ने ऐसा क्या किया है जो तू हमसे इतनी नाराज है? और यह भी बता कि तू इतनी डरी हुई क्यों है? डरना तो हम औरतों को मर्द जात की बुरी परछाई से ही चाहिए, मगर इस वक्त मैं तुझसे ज्यादा एक दूसरी बात से भयभीत हूँ। ओ मैना, शायद तेरा डर भी थोड़ा कम हो जाए, मुझे भी अपने दिल की बात बता। कहते हुए तोता जरा करीब आ गया। एक किस्सा है जो सुनाऊंगी तो तुझे भी विश्वास हो जाएगा कि मर्द जात बेवफाई का दूसरा नाम है। मैना ने मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए कहा और फिर थोड़ा रुककर कहना जारी रखा, मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह ऐसी है जिससे तेरे मन में कई सवाल उठेंगे, लेकिन मुझे बीच में टोकना नहीं। और यदि बीच में तू टैं बोल गया तो शोक हत्या का पाप मेरे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा वचन दे। वचन देता हूँ, तोते ने कहा। ठीक है, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। वह सामने जो बिल्डिंग देख रहा है ना, वह कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी है।
वहीं रहता है हमारी कहानी का नालायक। मैना ने अभी आधा ही कहा था कि तोता बोल उठा, नालायक? देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू बीच में नहीं टपकेगा। मैना को बिथ होकर बोली, अच्छा सॉरी। तोते ने फौरन पंख उठाकर माफी मांगी। हाँ, तो वही रहता है हमारी कहानी का नालायक नायक सिद्धार्थ। तोते आशिकों की कई नस्ल होती है, जैसे प्यासा आशिक, तमाशा आशिक, जरा सा आशिक, मरा सा आशिक, भला सा आशिक, दिला सा आशिक और रुआ सा आशिक, और भी बहुत से होते होंगे, मगर यह नालायक अलग ही नस्ल का आशिक है। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उनका प्रेमी घुटनों पर बैठकर हाथों में फूल लेकर उन्हें प्रपोज करे। सिद्धार्थ इससे आगे की चीज है, वह मंगलसूत्र लेकर प्रपोज करता है। लड़कियां इसका था ही नहीं पाती, तर जाती हैं। इतना भोला, इतना सच्चा। इसी सच्चाई से सिद्धार्थ अपने माँ का कंगन 12 कलाइयों में घुमा चुका है। देह आकर्षक है, रंग सांवला और लंबाई इतनी कि ऊंटनी का मुंह चूम ले। जवानी के उन दिनों में जब हर तीसरी लड़की अच्छी लगती है, सिद्धार्थ को हर दूसरी लड़की भा जाती है। उसका दोस्त चेतन एक शांत मगर दब्बू लड़का है, जो हमेशा सिद्धार्थ के प्रभाव में ही रहता है। इतना कि सिद्धार्थ के कहने पर ही वह लॉ पढ़ने आ गया था, वरना वह हिस्ट्री में ऑनर्स करने के बाद शोध करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से रजनी नाम की एक लड़की से दोस्ती हुई है, मगर क्योंकि यह कहानी रजनी की नहीं है, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। दोनों ही दोस्तों के पहले साल की पढ़ाई खत्म हो गई है। हॉस्टल बंद होने के कारण दोनों अपने घर हावड़ा गए थे। परसों से इनके हॉस्टल खुल जाएंगे और ये यहाँ धमक पड़ेंगे, इसलिए कहानी आज से ही सुनानी पड़ेगी। आज ये दोनों अपने शहर में एक शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के बाद दुल्हन के कमरे के ठीक बाहर खड़े हैं। दुल्हन, जो सिद्धार्थ के मुताबिक उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब किसी और से शादी कर रही थी। किस्सा कोताह यूं था कि दीपक और पूजा का रिसेप्शन था। दीपक ने इंटर के बाद ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था और ग्रेजुएट होकर बेकार होते होते वह किसी होटल में काम पर लग भी गया था, इसलिए थोड़े ही दिनों में मोहल्ले में उसकी धाक जम गई थी। पूजा सिद्धार्थ की प्रेमिका थी, ऐसा सिद्धार्थ कहता था। हालांकि चेतन को भी यही लगता था कि वह उसकी भी प्रेमिका है और उसे ही क्या, सारे मोहल्ले को यह बदगुमानी थी। खैर, पूजा को दीपक से सिद्धार्थ नहीं मिलवाया था। 23-24 साल की उम्र जो आम लड़कों के लिए बेरोजगारी की होती है, ठीक वही उम्र लड़कियों के माँ बाप के लिए विवाह की चिंता की भी होती है। पूजा यह बात जानती थी। वह जानती थी कि उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे हैं। पूजा ने घर वालों की यह तकलीफ आसान कर दी। उसे दीपक में भविष्य दिखा। दीपक को पूजा की खूबसूरती, सो सिद्धार्थ तापते रह गए। दीपक और पूजा की शादी हो गई और आज रिसेप्शन भी संपन्न हो गया था। दुल्हन तमाम गिफ्ट समेत सुहागरात वाले कमरे में पहुंचा दी गई थी। दूल्हे का इंतजार था। दुल्हा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विदा करने में मशगूल था। ठीक इसी वक्त चेतन और सिद्धार्थ किसी और घटना को अंजाम देने ठीक दुल्हन के कमरे के बाहर खड़े थे। इसके साथ पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो इंतजार करिए अगले पार्ट का। और हाँ, अगली बार जब कोलकाता की गलियों से गुजरें, सावधान रहिएगा।